हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना अबे भाई आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AI ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लक्ष्य बैच का डे 1 एंड डे 2 कंप्लीट कर लिया है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आज हम अपना लक्ष्य बैच का डे 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। तो आइए मिलकर चेंज करते हैं यू कान डू इट को यू कैन डू इट में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती क्या है उसको समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं चेंज इन पीएसआर की, यानी कि हमारे 3-4 पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या करा, चेंज कर लिया। या फिर हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, कि हमारे 2 पार्टनर्स हैं, एक तीसरा पार्टनर आने की बात कर रहा है। या फिर हम बात करते हैं एक पार्टनर के रिटायर होने की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एंड एट लास्ट अगर हम बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं जो कहां पर आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। यहां पे पर्टिकुलरली हो क्या रहा है, हम लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाया था ना, वो एग्रीमेंट दोबारा बनेगा। देखो, हमने पहले एग्रीमेंट बनाया था कि हम 2 पार्टनर्स हैं, अपना इस तरह से काम करेंगे। कल को हमने सोचा यार हम दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, उसको चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें वो एग्रीमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो जब हम एग्रीमेंट दोबारा बनाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सिमिलरली हमने सोचा चलो एक नए पार्टनर को एंटर करते हैं, तो अगेन आपके एग्रीमेंट में चेंज आएगा, तो अगेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। और अगर कोई पार्टनर अपनी इच्छा या भगवान की इच्छा से चला जाता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि इन सभी केसेस में हमारे एग्रीमेंट के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, फर्म ही बंद हो जाती है, फर्म गेट्स क्लोज, फर्म ही बंद हो जाती है, फर्म की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। यहां पे तरह तरह के रीजन है जो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आने वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हमारी फर्म बंद हो रही है, यहां पे फर्म कंटिन्यू हो रही है, बट एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस के रीजन क्या है, हमने यहां पे लिखा। अब यहां पे अगर हम आगे बात करें, तो जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो यहां पे हम कुछ अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, हम सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, हम सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना, और इनसे ही रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हमें सीखनी है। लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह हम बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर वो रिक्वायर्ड हुआ तो, ठीक है। तो यहां पे हम अलग अकाउंट सीखेंगे और यहां पे हम अलग अकाउंट सीखेंगे। इन दोनों का एक दूसरे से ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये चारों चैप्टर्स रिलेटेड है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर एडमिशन में सीख लिया ना, तो हमें चेंज इन पीएसआर में भी आता है, रिटायरमेंट में भी आ जाएगा और डेथ में भी आ जाएगा। पार्टनर कैपिटल के कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट समवट सिमिलर ही है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम जो सीखेंगे वो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल अकाउंट है ये, तो हम इसे देखते हैं। तो देखो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट है जहां पे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। भाई हमने सोचा चलो पीएसआर में चेंज करते हैं, या नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी को नई वैल्यू पे लेके आओगे, रादर कि वो पुरानी वैल्यूज पे हैं। और नई वैल्यू पे लाते हुए आपका कुछ फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो वो हक है, केवल हक है वो ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। वो जो हक है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, तो उन्हें मिलना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं, इसको हम प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये नाम याद रखना आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हमें याद होना चाहिए कि ये रिवैल्यूएशन को ही दूसरे नाम से हम बुलाते हैं। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल माने खर्चे और इनकम का अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि ये खर्चे और इनकम का अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के चलते डेबिट साइड हमारे क्या आते हैं, सभी प्रकार के खर्चे, नुकसान, बेचारा रो रहा है, और क्रेडिट साइड आती है हमारी फायदे, कमाई। तो इसलिए यहां पे बंदा क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ी और उस एडजस्टमेंट के चलते आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरे लिए कुछ नुकसान वाली चीज है, तो उसे उठाना और यहां लिख देना। और तुम्हें पता चला फायदे वाली चीजें, तो उठा के कहां लिख दोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे। अब नुकसान वाली चीजें क्या हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिए। जैसे मेरा एसेट कम हो रहा है, मेरा फर्नीचर 1 लाख रुपए की वैल्यू पे था, बट आज की तारीख में उसकी वैल्यू 80,000 है। तो 80,000 यानी कि 20,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई, मेरा एसेट कम हो गया, मैं रो रहा हूं, तो मैंने डेबिट साइड लिख दिया। मेरी लायबिलिटी, मेरे उधार बढ़ गए, मेरा अगेन नुकसान है, मैंने इधर लिख दिया। एक लायबिलिटी जो मेरी बुक्स में नहीं लिखी थी, मैं लिखना भूल गया था, अब मैं हिसाब कर रहा हूं तो मुझे याद आया यार उसका पैसा भी तो देना है, ये तो मैंने लिख ही नहीं रखा, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी लिख दूंगा। अगेन वो मेरा नुकसान बढ़ा रही है, मेरी लायबिलिटी बढ़ा रही है, तो मैंने इसे डेबिट साइड लिखा। इसी तरह इनका उल्टा हमारा क्रेडिट साइड, एसेट्स का बढ़ना मेरे लिए फायदा है, खुशी, तो मैंने इधर लिख दिया। लायबिलिटी का घटना मेरे लिए अगेन फायदा, मैंने इधर लिखा। एक एसेट जो मेरे पास था, मैं अपनी बुक से गलती से हटा चुका था, मैंने उसे लिखा, तो वो भी मेरा फायदा है। और ये सारी चीजें लिखने के बाद जो मेरा डिफरेंस आता है वो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस। अब सीधी सी बात है, कमाई ज्यादा खर्चे कम, बैलेंस इधर, प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हम ट्रांसफर करते हैं कहां पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, ये याद रखना में। अच्छा, ये प्रॉफिट बढ़ता किस में है, ओल्ड रेशो में। किसमें बढ़ेगा ये, ओल्ड रेशो। अगर खर्चे ज्यादा कमाई कम तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, लॉस। और अगेन ये किसमें बढ़ेगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो एंड ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो एंड ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर का कोई संबंध नहीं होता इस पर्टिकुलर प्रॉफिट या लॉस पर, यह हमें याद रखना है। ठीक है, तो दोबारा से सुनना, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी फायदा है या नुकसान है उस पर हक किसका है, केवल ओल्ड पार्टनर्स का है। और ओल्ड पार्टनर्स को वो चीज मिलती किस रेशो में, अपनी ओल्ड रेशो में मिलती है। तो ये हमें याद रखना अच्छे से। अब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपको दो वर्ड देखने को मिलते हैं, एक वर्ड है यहां पे टू और एक वर्ड है यहां पे बाय। कौन कौन से हैं, टू एंड बाय। टू माने होता है तक, टू माने क्या होता है, तक, बाय माने होता है से। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो क्वेश्चन ने कहा मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई 1,20,000 तक। मेरी मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, बट वो इंक्रीज होके हो गई 1,20,000 तक। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी कि मेरी मशीन में इंक्रीज कितना आया, 20,000 का इंक्रीज आया। अगर वर्ड यूज हुआ है टू तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, माइनस करते हैं। अगर वर्ड हुआ है बाय यानी कि से, तो हम डायरेक्ट अमाउंट ले लेते हैं, हम कोई डिफरेंस नहीं लेते। क्वेश्चन ने कहा मेरी मशीन 1 लाख की थी, इट इंक्रीज्ड बाय 1,20,000, तो मेरा इंक्रीज कितना हुआ है, 120 ही मेरा आंसर है। यहां पे ध्यान से समझना, मेरी मशीन एक की वैल्यू 1,20,000 से बढ़ गई, यानी कि 1 लाख वाली चीज 1,20,000 से बढ़ के कितने की हो गई, 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपीज। एंड अगर मैं ऊपर बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हुआ, मेरे को क्वेश्चन ने कहा मशीनरी इंक्रीज टू 1,20,000, तो 1 लाख की मशीन थी 1,20,000 की हो गई, यानी कि इंक्रीज कितना आया, सिर्फ 20,000 रुपीज का। तो अगर वर्ड लिखा है टू तो हम डिफरेंस लेंगे, बाय के अंदर हम डायरेक्ट अमाउंट लेते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट समझ आ गया। तो अगर हम फिर से बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्यार से क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि सभी खर्चे डेबिट और सभी फायदे क्रेडिट। तो यहां पे हम खर्चे और फायदे को लिखते जाएंगे और रिवैल्यूएशन बनता जाएगा। अगर मैं एंट्री वाइज बात करूं तो इसकी जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से हम। तो क्या ही एंट्री, सिंपल सी, खर्चे ट्रांसफर कर रहा हूं, नुकसान हो रहा है, नुकसान में मैंने क्या कहा, रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वही चीजें लिखी जो मैंने पीछे लिखी थी कि भाई कोई भी एसेट डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई और खर्चा नुकसान है, कुछ भी, वो सब आ जाएगा। अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है किसी प्रकार का,
तो मैंने क्या कहा, किस साइड, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो देखो मैंने रिवैल्यूएशन को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। और डेबिट साइड मैंने क्या चीजें लिखी, मैंने लिखा एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना, अनरिकॉर्डेड एसेट या और भी किसी प्रकार का फायदा या नुकसान, तो ये सब यहां जाएगा। अच्छा, ये दोनों एंट्री करने के बाद या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहां पे हमारी 3 एंट्री आती है। अगर मैं इस तरह से कंपाउंड कर रहा हूं तो 3, अगर मैं यहां पे एसेट्स के घटने को, लायबिलिटी के बढ़ने को सेपरेटली दिखाता हूं तो वो मल्टीपल एंट्रीज बन सकती है। तो वो आपकी चॉइस है, आप हर एडजस्टमेंट को सेपरेट एंट्री में दिखाना चाहते हो या फिर आप सारी एडजस्टमेंट्स को कलेक्टिवली दिखाना चाहते हो। दोनों ही प्रेजेंटेशन वैलिड है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको प्रेफर करना। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो देखो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस हुआ तो उनका कैपिटल घट जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, करंट भी लिखा है, हम पढ़ के आए हैं डे 2 में ऑलरेडी, कैपिटल कब यूज होता है, करंट कब यूज होता है, याद है ना। तो अगर मेरा फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, ये हमें याद रखना है। तो यहां पे हमारी ये चीजें आ गई। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, बढ़े आगे। देखो अब आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है, 3 नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन या 4 नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन ने कहा भैया हम नहीं चाहते हमारे एसेट्स या लायबिलिटी की नई वैल्यू, हम चाहते हैं एसेट लायबिलिटी पुरानी वैल्यू पे ही अपनी बैलेंस शीट में चलते रहें। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बंदा रिटायर हो रहा है, वो कहेगा मेरे को तो पैसे दो, मशीन की तुम पुरानी वैल्यू क्यों लेके बैठे हो। एग्जांपल से समझना 2012 में एक मशीन खरीदी हमने 1 लाख, एक जमीन खरीदी हमने 10 लाख रुपए की। ये किसने खरीदी, ए, बी और सी ने। आज 2024 चल रहा है, 12 साल हो गए। वो जो 10 लाख की जमीन थी ना, आज हो गई 1 करोड़ रुपए की। ए, बी और सी, और सी कह रहा भैया हम तो हो रहे हैं रिटायर। सी ने कहा हम तो हो रहे हैं रिटायर। अब सी ये भी तो कहेगा भाई देख, जब ये मशीन हमने खरीदी थी, लेट्स से सी ने कहा इसके अंदर मैंने 1/4 हिस्सा पे करा था, यानी कि मैंने 2.5 लाख रुपए पे करे थे। कितने पे करे थे, 2.5 लाख। तो रिटायरमेंट के वक्त सी अपना 1/4 हिस्सा लेके ही तो जाएगा। वो कहेगा भाई मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए थे, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 25 लाख रुपए हो चुकी है, 25 लाख हो चुकी है मेरे 2.5 लाख की वैल्यू। तो वो ये थोड़ी कहेगा अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो 2.5 लगाए थे, 2.5 दे दो। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सी ने क्या करा, 25 लाख रुपए लेके जाएगा वो पूरे के पूरे। समझ रहे हो, इसलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं अपने एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का। तो यहां पर हमने क्या देखा, हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, हम एसेट लायबिलिटी की रिवैल्यू नहीं करना चाहते। तो अब यहां पे कैसे ट्रीटमेंट होगी उसको समझना। देखो ये हम कंसेप्ट कब यूज करते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इफ रिवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिटेन्ड एट इन द बुक्स, वो यानी कि अपनी बुक्स में रिटेन होने वाली हैं या कंटिन्यू करने वाली हैं बैलेंस शीट में एट देयर ओल्ड वैल्यूज, जब वो अपनी बुक्स में पुरानी वैल्यू पे ही शो होना चाहते हैं। इन्हें कहा भाई तुम नई वैल्यू पे शो करो या पुरानी पे, मुझे उससे घंटा फर्क पड़ता है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे 25 लाख रुपए दो। हमने कहा भाई बात तो सही कर रहा है सी, यार तेरे 25 लाख रुपए बनते हैं, तेरे को पूरे 25 मिलने चाहिए। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे करें, सिंगल एंट्री कैसे करें। हमने तो देखा यार कम से कम 3 एंट्री तो बनेगी। एक एंट्री अपना खर्चों की, एक कमाई की, और नेट ऑफ एंट्री हमारी प्रॉफिट या लॉस की, तो 3 एंट्री तो बनती है। अब सिंगल एंट्री में कैसे, और इन तीनों ही एंट्री के चलते हमारे एसेट लायबिलिटी तो चेंज हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, तो यहां पर हमारा कंसेप्ट आता है ये वाला, जहां पे हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। तो यहां पे मैं एंट्रीज सिर्फ एक ही करूंगा, एंट्रीज नहीं करूंगा, इंस्टेड में अमाउंट को कंसिडर करूंगा। मैंने कहा कोई भी आपका फायदा है, इंक्रीज इन एसेट इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट या और भी कोई फायदा, सभी फायदे को प्लस करो। लायबिलिटी घट रही है, फायदा है, प्लस कर दो। अच्छा लायबिलिटी बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, माइनस करो। एसेट घट रहा है तो माइनस करो। ये सब कुछ करके आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। अब जो नेट इफेक्ट है
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है यानी कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मेरा नेट इफेक्ट नेगेटिव है यानी कि लॉस है, तो हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे और एंट्री क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। समझ में आया? अगर पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और अगर नेगेटिव है तो सैक्रिफाइस टू गेन। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी को गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी आती तो उसका फॉर्मूला भी देख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेट्स से क्वेश्चन है का 3:1 उनकी ओल्ड रेशियो है और 3:1 उनकी न्यू रेशियो है, तो यहां पे ए बी सी है ये, ठीक है, सी रिटायर कर रहा है, तो ए का क्या करेंगे, 3/6 माइनस 3/4, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे को एलसीएम में भी दिक्कत है तो ध्यान से समझना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले, 6 4 24। थोड़ा सा लंबा तरीका, देखो कई बच्चों को आता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा मैथ्स में वीक होते हैं, तो मैं एक सिंपल तरीका दिखा रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई वगैरह कुछ मत करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एलसीएम में दिक्कत है तो, ठीक है। तो 6 4 24, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, यहां पे जो भी साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, अगर प्लस होता तो प्लस, 6 3 18, तो ये कितना आया, -6/24। इसी तरह मैंने बी के साथ करा 2/6 माइनस 1/4, 4 6 24, 4 2 8 माइनस 6, ये कितना है 2/24। अब ये नेगेटिव का है यानी कि ये गेन कर रहा है, और ये पॉजिटिव है यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस ही कर रहा है क्योंकि वो तो रिटायर ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एंड देन वैल्यू को पुट डाउन कर देंगे। अच्छा, अमाउंट कैसे आएगी अगर उसमें डाउट है, तो जो भी मेरा नेट इफेक्ट आएगा ना, उस नेट इफेक्ट को मैं इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि हमारा क्या होगा, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/24 से। अब वो गेन है तो वो गेनिंग पार्टनर के उससे आ जाएगा नाम से, ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइसिंग के उससे आ जाएगा, वो भी सेक्रीफाइसिंग है, वो भी सेक्रीफाइसिंग के उससे आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे प्रोसीड करें, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन का पार्ट। अब यहां पे हमारी कुछ और एंट्रीज आती हैं, कुछ और कंसेप्ट आते हैं, उन्हें देखते हैं। तो देखो, हमने रिवैल्यूएशन तो बांट दिया, ये सब कर दिया, लेकिन पुराने पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्होंने कुछ रिजर्व्स भी तो बनाते हैं कई बार, उनके कुछ फायदे भी तो होते हैं कई बार जो वो एक्यूमुलेट करते हैं, उनके कुछ नुकसान भी तो होते हैं कई बार जो वो एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर कोई नया पार्टनर आएगा और वो आके कहे भाई ये तुम्हारी बचत जो है ना, ये अब से मेरी भी है, हम कहेंगे हम पागल हैं, हम तो नहीं दे रहे तुझे अपनी बचत, ये तो हमारी सेविंग्स है, हमारे रिजर्व से, हम तुझे क्यों देंगे। और इवन वो ये भी कहेगा यार ये तुम्हारे लॉसेस हैं पुराने, इन्हें क्यों झेलूंगा मैं, आने वाले जो लॉसेस हैं वो तो तुम्हारे भी हैं मेरे भी हैं, बट ये पुराने वाले तो तुम्हारे हैं ना, और अगर तुम ये लॉसेस मुझे दे रहे हो तो फिर मैं कम पैसे दूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, रिजर्व्स या प्रॉफिट ये फायदे को दर्शाते हैं, और जब आप एक फायदे को पार्टनर को दोगे तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे देखो हमने एंट्री क्या करी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR या WCF अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हो, रिजर्व का हो, एक ही बात है। इसी तरह प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अगर लायबिलिटी साइड दिया तो क्रेडिट बैलेंस और वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये प्रॉफिट होता है। या फिर कंटिजेंसी रिजर्व है तो वो भी। तो ये सारे रिजर्व्स हमने डेबिट करे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। अभी मैंने बताया ना, पार्टनर को फायदा दे रहे हो तो पार्टनर को फायदा दोगे तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं पार्टनर को देता हूं लॉस, तो हमने ट्रांसफर क्या करा, देखो गुडविल एसेट साइड दी होगी, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है, ये भी डेबिट साइड दिया हो, मतलब एसेट साइड दिया होगा, सॉरी, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हम देंगे तो पार्टनर्स के नुकसान हो रहा है, इसलिए पार्टनर कैपिटल को हमने क्या करा, डेबिट कर दिया, कैपिटल या करंट को। अब यहां पे ध्यान क्या रखना हमें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ESI पेबल आरंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज देयर लायबिलिटीज टू द फर्म।
ये नहीं बटता, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, समझना, ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। तो इसे मत बांट देना बालक, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। जो चीजें बढ़ती हैं वो सब मैंने यहां लिख दी हैं, ये हमारी, इसे मैं प्यार से बैलेंस शीट आइटम्स बोलता हूं। बुक में ये टर्म नहीं है, बट मैं इसे बोलता हूं सिंपली बैलेंस शीट आइटम्स, जिन्हें हम बेसिकली क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो भैया ये आपका हिस्सा, आप पकड़ो, क्लियर है। अब जैसे रिवैल्यूएशन में हमने सिंगल एंट्री पास करी, जैसे हम चाहते थे यार रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट है, लायबिलिटी है, वो अपनी बुक वैल्यू पे ही शो होते रहे। सिमिलरली रिजर्व्स के भी सेम कंसेप्ट आता है, और बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, डिट्टो कंसेप्ट है। तो देखना अगला कंसेप्ट, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अगर मैं सिंगल एंट्री करना चाहता हूं तो क्या होगा। अच्छा, सिंगल एंट्री देखो यहां पे भी सेम, गेन टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टू गेन। अगर पॉजिटिव तो गेन टू सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव सेक्रीफाइस टू गेन, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। यहां पे भी हमने नेट इफेक्ट निकाला है जैसे हमने पीछे निकाला था, बट वहां रिवैल्यूएशन वाली आइटम्स ली थी, यहां रिजर्व वाली आइटम ले लो। यानी कि हम चाहते हैं हमारे जनरल रिजर्व बुक्स में शो हो। देखो जब हम यहां पे बात करते हैं ना, हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम जनरल रिजर्व को नहीं दिखाएंगे, हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को नहीं दिखाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बट चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी वैल्यू हो गई 0, अब वो नहीं है हमारी बुक्स में, खत्म हो गया। लेकिन जब हम ये सिंगल एंट्री पास करते हैं तो हम चाहते हैं हमारे रिजर्व्स की वैल्यू एज इट इज शो हो, जैसे हमारे पुराने बैलेंस शीट में शो हो रही थी। हम चाहते हैं हमारा WCR उतना ही रहे, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या आएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पॉजिटिव नेट इफेक्ट में और सेक्रीफाइस टू गेन नेगेटिव नेट इफेक्ट में। अब ये करते क्या है, तो देखो जितने भी हमारे रिजर्व्स थे, जो फायदे थे वो प्लस, बाकी नेगेटिव हो गए। तो रिजर्व्स को हमने प्लस करा, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को हमने प्लस करा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को माइनस करा, एंड पीएनएल के डेबिट बैलेंस को भी हमने माइनस करा। तो हमने बेसिकली जो हमारे लिए प्रॉफिट से उन्हें प्लस और लॉसेस को माइनस कर दिया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, और नेट इफेक्ट आ गया। फिर हमने सिंपली एंट्री कर दी, और यहां पे भी हम नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग शेयर से या सेक्रीफाइसिंग शेयर से, ताकि हम अपनी अमाउंट जान सकें। आई होप यहां तक के कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इंडिविजुअली कुछ रिजर्व्स के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिजर्व से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन में उसका एक हिस्सा भी आ सकता है, तो ये ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो अब हमारा कंसेप्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड का। ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले ना एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। भाई ये हमारे छोटे लाल हैं, याद है ना छोटे लाल, छोटे लाल हमारे जिन्होंने कंपनी खोली थी, ठीक है। तो छोटे लाल यहां पे भी आ गए, तो ये हमारे छोटे लाल हैं, ये पहुंचते हैं एक कंपनी के पास, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उससे कहते हैं भैया मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो। छोटे लाल पहुंचे, उन्होंने कहा भैया मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो 2 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है, आप हमें पैसे दो, प्रीमियम दो, हम आपको 2 लाख का इंश्योरेंस दे देते हैं। और छोटे लाल को इंश्योरेंस मिल गया। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस लेने के 5 महीने बाद है ना, छोटे लाल पड़ गया बीमार, और उसे जाना पड़ा कहां पे, उसे जाना पड़ा हॉस्पिटल में। उसे जाना पड़ा कहां पे, हॉस्पिटल में। अब छोटे लाल पहुंचा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले ने कहा भैया आपका है ना 1.5 लाख रुपए का बिल बन चुका है, तो लाओ जल्दी से पैसे दे दो। अब यहां पे छोटे लाल क्या करेगा, क्या वो अपना हाथ जेब में डालेगा, पैसे निकालेगा और हॉस्पिटल को देगा? जी नहीं। छोटे लाल कहेगा अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, तो 2 लाख रुपए वो पे करेगी, मैं अपनी जेब से पे नहीं कर रहा। समझ रहे हो, हमने एक प्रोविजन बनाया था। छोटे लाल को पता है कि भैया हम यहां पे रहते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, तो उसके लिए उसने इंश्योरेंस ले लिया। तो कल को वो अगर बीमार पड़ेगा तो वो पैसा अपनी जेब से नहीं देगा, वो क्या कहेगा, इंश्योरेंस कंपनी से काट लो, मैं नहीं दे रहा पैसे। और सही भी बात है। तो सिमिलरली हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं कि अगर कल को काम करते करते फैक्ट्री के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए वर्कर को, तो उसको हम कंपनसेट कर सकें, इसलिए हमने एक रिजर्व बना दिया। तो अगर कोई भी क्लेम होगा, कंपनी अपनी जेब में हाथ नहीं डालती,
कंपनी उस रिजर्व में से हाथ डालती है और कहेगी ले भाई पैसे पकड़। अच्छा, अगर भैया अगर क्लेम ज्यादा आ गया, अगर क्लेम आ गया हमारा 2.5 लाख का, हाँ तो भाई क्या दिक्कत है, इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख रुपए देगी, 50,000 के लिए आप जेब में हाथ डालना पड़ेगा। समझ में आया? अब 50,000 के लिए जेब में हाथ डालना पड़ेगा, बट 2 लाख रुपए कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। और अगर छोटे भाई साहब ने इंश्योरेंस ही नहीं खरीदा था तो भैया पूरे 1.5 लाख के लिए उन्हें हाथ डालना पड़ेगा। ये थोड़ी बीमार पड़ा रहेगा बंदा। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट है WCR का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो आप देख सकते हो, अगर मेरा रिजर्व ज्यादा है या बराबर है किसके? क्लेम के। अगर मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व है या बराबर रिजर्व है तो मेरा जो भी क्लेम आएगा वो मैं रिजर्व से सेटल आउट कर दूंगा। अच्छा, एग्जांपल से समझना मेरा क्लेम आया यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हुई। क्लेम आने का मतलब लायबिलिटी क्रिएट हुई। मेरा क्लेम आया 1 लाख रुपए का, मेरे पास ऑलरेडी तैयारी थी 1.5 लाख रुपीस की। 1 लाख का क्लेम आया, ऑलरेडी मेरे पास 1.5 लाख रुपीस थे। अब मेरे को 1 लाख ही तो चाहिए, 50,000 ये थोड़ी खत्म। 1 लाख रुपए तो यूटिलाइज हो गए। अब जो 50,000 बचे उनका क्या करूं? बांट दो। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा WCR होता है उसे क्या करते हैं, हम पार्टनर्स में बांटते हैं। तो अगर क्लेम आया नहीं तो पूरे 1.5 लाख रुपए क्या होंगे? पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। अगर क्लेम आ गया तो पहले क्लेम को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बढ़ जाएगा। और अगर पूरा ही क्लेम में एडजस्ट हो गया तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा ठेंगा। सीधी सी बात। दोबारा समझना, हमने यहां पे क्या देखा, अगर मेरे पास रिजर्व है 1.5 लाख का, 1,50,000 रुपए का मेरे पास रिजर्व है, तो मैं उस रिजर्व को अगर क्लेम 0 है तो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और अगर मेरा क्लेम है तो पहले मैं क्लेम एडजस्ट करूंगा, रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और अगर मेरा क्लेम में ही पूरी अमाउंट खत्म तो पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा। तो ध्यान से देखो, टोटल रिजर्व, क्लेम अमाउंट अगर कुछ है तो, और अगर क्लेम है उसके बाद बचा हुआ यहां बटेगा। यानी कि पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? क्लेम को। सेकंड प्रेफरेंस पार्टनर्स को। क्लियर है? अब एक सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे अभी हमने पीछे देखा, भाई छोटे लाल ने क्या कर रखा था, अपना 2 लाख का ले रखा था इंश्योरेंस, बट क्लेम आ गया 2.5 लाख का। अपना जो पेमेंट हो गया 2.5 लाख, तो 50 जेब से देने पड़े ना। तो यहां पे भी देखो, अगर हमारा रिजर्व कम पड़ जाए और क्लेम आ जाए ज्यादा तो यहां पे क्या होगा? तो मैंने कहा मेरे पास 1.5 लाख का है रिजर्व, लेकिन मैं क्या करूं, क्लेम आया कितने का? 2 लाख रुपए का। तो अब 50,000 रुपए मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो 50,000 रुपए मैंने जेब से दिए, और जेब का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जेब का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपने ये 2 एंट्री करनी है। उसके बाद जब आप बाकी एंट्रीज भी करोगे तो एट द एंड आप प्रॉफिट लॉस बांट दोगे रिवैल्यूएशन का जो भी आएगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कि कहा, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3-4 नंबर में भी आ सकता है ये वाला हिस्सा। तो अगर 3-4 नंबर में आएगा तो आप तीसरी एंट्री करना मत भूल जाना। अब ये जो रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ, ये नुकसान भी तो है हमारा, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस भी हम बांटेंगे। तो नंबर 3 एंट्री आ गई, लॉस बांट रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल कम हो रहा है, इसलिए डेबिट हो गए टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? एक लास्ट चीज ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट, जो बच्चा भूल जाता है, जो हमारा क्लेम आया है फुल फ्लेज क्वेश्चन के चलते, जो हमारा क्लेम आया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी साइड शो होता है बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में? नई बैलेंस शीट में। याद रखना, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है नई बैलेंस शीट में कहां शो होगा? लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमने क्लेम को ड्यू तो कर दिया बट अभी हमने पे नहीं करा है। आई होप क्लियर है यहां तक। ठीक है? तो जैसे हमारा WCR का कंसेप्ट था, समवट सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं है। इसी तरह हमारा एक और कंसेप्ट आता है IFR का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट। ठीक है? इनसे रिलेटेड मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर दूंगा जिसमें डिफरेंट केसेस डिस्कस हो रखे हैं, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कहीं पे भी डाउट आए तो आप अपना टेलीग्राम पे पूछ लेना। और आई होप आप बालक अपना अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो। देखो, डेडिकेशन के साथ हमें लगाने हैं 12 दिन। आज हमारा तीसरा दिन है, मुझे इसमें लापरवाही नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने बहुत जरूरी है। तो देखो, IFR की अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो यहां पे भी हमारी अलग अलग सिचुएशन बनती है।
अच्छा, IFR क्यों बनाते हैं? WCR तो हमने समझा कि वर्कर को दिक्कत आई, उसे क्लेम देना, तो हमने रिजर्व बचा रखा था। जैसे कि नाम में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही ज्यादा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने साइड में पैसा जोड़ लिया, जिसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर फ्लक्चुएट होगी तो हम उस रिजर्व को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज उस रिजर्व को अपना सिंपली पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पहली सिचुएशन कि मेरे पास जो रिजर्व है वो ज्यादा है या बराबर है जो फ्लक्चुएशन आई, जो डिक्रीज आया इन्वेस्टमेंट में। तो मेरे पास लेट्स से अगेन 1.5 लाख का रिजर्व है एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई 1 लाख रुपए, तो 50,000 बचा, बांट दो पार्टनर्स में। अगर 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो कुछ नहीं बटेगा। अगर 1.5 है और पहले भी उसकी बुक वैल्यू सेम थी और आज भी सेम है, यानी कि कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं आई इन्वेस्टमेंट में, तो पूरा रिजर्व बढ़ जाता। ध्यान रखना, यहां पे आपको कैसे दिया होता है क्वेश्चन, आपको लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है हमारी 1 लाख रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू हमारी है लेट्स से 1 लाख ही। तो अगर 1 लाख बुक है, मार्केट में भी 1 है, यानी कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 80,000, तो हमारी फ्लक्चुएशन आई, यानी कि 20,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। तो ये कंसेप्ट रहता है हमारा, ठीक है। अगर मेरे पास रिजर्व जो है वो कम पड़ जाए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो डिक्लाइन है वो ज्यादा आ जाए, तो हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा, भाई मेरे पास है 1.5 लाख का रिजर्व, लेकिन इन्वेस्टमेंट गिर गई 2 लाख से, तो 50,000 रुपए में अगेन क्या करूंगा, जैसे पीछे करा, जेब से पे करूंगा। तो मैंने जेब से पे कर दिया, और मैंने जैसे पीछे का, ये रिवैल्यूएशन का नुकसान पार्टनर्स में बटेगा भी। बड़ा क्वेश्चन है तो और भी चीजें एक्यूमुलेट होकर एक साथ होंगी, अदरवाइज सिंपली ये हो जाएगा पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था हमारा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में एक कोर केस बनता, अपार्ट फ्रॉम दीज टू एक और सिचुएशन बन सकती है। हमने क्या देखा, जो फ्लक्चुएशन है क्या वो सिर्फ डिक्लाइन होता है क्या? अरे IFR वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, डिक्रीज हो, ये किसने कहा? डिक्रीज हो रही है तो हमें पता है क्या करना है, लेकिन अगर इंक्रीज हो जाए, तो अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारा ये लास्ट सिनेरियो बनता है। तो यहां पे देखना, इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमारा पूरा फंड, अब भाई फंड किस लिए बनाया था? IFR बनाया किस लिए था? हमने बुरे वक्त के लिए बनाया था, अच्छे वक्त के लिए थोड़ी। अच्छे वक्त के लिए कोई सेविंग थोड़ी करता है, बुरे वक्त के लिए करता है कि यार कल को मेरा बुरा वक्त आ सकता है, कल को मेरे को यार एक दिक्कत आ सकती है, चलो आज पैसे जोड़ लेता हूं कि अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आई तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। ठीक है? तो यहां पे अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो मैंने सिंपली क्या करना है, अपने IFR को बांटना है पार्टनर्स कैपिटल में, पूरा 1.5 लाख को पूरा बांट दूंगा मैं। ठीक है? और क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो फायदा हुआ है। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि सारे फायदे कहां जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन का फायदा कहां जाता है? अल्टीमेटली पार्टनर्स में बढ़ता है। तो तीसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर है। ठीक है? तो यहां पे हमारी 3 एंट्री आएगी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और लास्ट चीज, हम इन्वेस्टमेंट को किस पे शो करेंगे? मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे, नई बैलेंस शीट में। याद रखना है, किस पे शो करेंगे? मार्केट वैल्यू पर। हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं बचता, अनलेस सिंगल एंट्री वाला केस ना हो, तब तो हमें बुक वैल्यू से ही मतलब होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा कंसेप्ट करते हैं। आज हम छोटे छोटे कंसेप्ट कर रहे हैं और इनसे ही रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा मैं, जो अपना जल्दी जल्दी होते जाएंगे, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर बड़ा क्वेश्चन सीखना है, हम बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे तो बड़ा क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो इन छोटे पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कंसेप्चुअली समझना है। कहीं भी कोई डाउट दिक्कत आए तो मुझे बताना, अगर और भी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी इसे इन डेप्थ भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट के कंसेप्ट पे। ये बहुत बेसिक एग्जांपल लिया मैंने। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री वाइज बहुत ट्रिकी हो जाता है, कई बार बच्चा चीजें भूल जाता है लिखना। तो यहां एंट्री को आपको याद रखना, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होगी। अगर आप सीक्वेंस भी शफल कर दोगे तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये हमारी क्रोनोलॉजिकली होती है जर्नल एंट्रीज, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है? तो देखो, सबसे पहली एंट्री हमने क्या करी? सबसे पहली एंट्री हमारी आई बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। पहली एंट्री क्या है हमारी? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री पर्टिकुलरली ये शो कर रही है कि यार हमारे पास कुछ डेटर्स थे जिन्होंने कर दिया बैड डेप्ट।
तो ये पहली एंट्री और ये आएगी ही आएगी, ये याद रखना, ये आएगी ही आएगी। बेड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि मेरे बेड डेप्ट हुआ, मेरा नुकसान हुआ, जिससे डेटर्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। लेट्स से मेरा बेड डेप्ट हुआ 10,000 का, तो मैंने यहां पे डेटर में दिखा दिए 10,000 रुपए। अब ये जो 10,000 का बेड डेप्ट हुआ है, ये बेड डेप्ट मैं दो जगह से एडजस्ट कर सकता हूं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले से एडजस्ट करता हूं कहां से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नहीं है या कम है, तो सेकंड प्रेफरेंस रहती है मेरी रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, जो मेरा बेड डेप्ट है उसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, उसे मैं एडजस्ट कर रहा हूं पहले पीएफडीडी यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से। अगर पीएफडीडी मेरे पास नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर उसकी अमाउंट कम है, तो रिमेनिंग अमाउंट कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन में आ जाएगी। तो लेट्स से पीएफडीडी 7,000 है, तो 3,000 कहां गए, रिवैल्यूएशन में। अगर मेरे पास पीएफडीडी 15,000 होता, तो मैं पूरे 10 यहां से एडजस्ट करता, रिवैल्यूएशन आता ही नहीं। अगर मेरे पास पीएफडीडी होता ही नहीं, तो मैं पूरे 10,000 रिवैल्यूएशन में डालता, पीएफडीडी नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो एंट्रीज, पहली और दूसरी। अब ये बेड डेप्ट की नहीं है, अब जो मैं एंट्री बता रहा हूं, बेड डेप्ट की सिर्फ दो एंट्री होती हैं। अब मैं आपको एक तीसरी एंट्री बता रहा हूं, विच इज रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कि भाई अब पुराना प्रोविजन तो मेरा कम हो गया या खत्म हो गया, और क्वेश्चन कई बार कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 10%, 3%, 5% या व्हाटसोएवर ऑफ डेटर्स। हमेशा याद रखना पीएफडीडी डेटर्स का बनता है। अच्छा, कौन से डेटर्स का, नए डेटर्स का। पुराने डेटर्स अगर मेरे 1,10,000 रुपए थे, तो 10,000 के बेड डेप्ट माइनस होकर अब मेरे डेटर्स कितने रह जाएंगे, 1,00,000। तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाऊंगा किस पे, 1,00,000 पे, ना कि 1,10,000 पे। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो अब मेरे जो डेटर्स रह गए 1,00,000, इस पे मैंने पीएफडीडी बनाया, तो यहां पे अब मेरी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। पहली कि भाई मेरे पास जो पीएफडीडी है वो कम पड़ गया, जैसे मैं आपको कह रहा हूं मेरे पास ऑलरेडी पीएफडीडी 15,000 था, 10,000 यहां यूज हो गए, तो अभी भी कितना बचा है, 5,000। बट क्वेश्चन ने कहा वापस से आप 10,000 रुपए का पीएफडीडी मेंटेन करो, तो अब यहां पे मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करने की जरूरत है। तो जब मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा, तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट करूंगा तो मेरा नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट। तो पहली एंट्री आप देख सकते हो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जहां पे हम प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन कम रह गया है, एंड क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई आप पीएफडीडी बनाओ। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि भाई पीएफडीडी अगेन बनाओ, लेकिन लेट्स से क्वेश्चन ने कहा सिर्फ 3,000 की जरूरत है, और मेरे इस एग्जांपल के चलते मेरे पे कितना बचा हुआ है, 5,000। अब 5,000 का प्रोविजन है, 3,000 ही मेंटेन करना है, तो 2,000 में क्या करूंगा, उसे खत्म करूंगा। और लायबिलिटी कम होगी, प्रोविजन मैंने अभी बताया लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो इट इज योर फायदा, तो फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए वो डेबिट हो गई। तो एंट्री क्या आई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि हमने पीएफडीडी को खत्म या कम कर दिया। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट, कि हमारा जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तो हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, एंड उसके फायदे नुकसान को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद हमने नेट इफेक्ट वाला पार्ट सीखा, हमने देखा कि जो हमारे पुराने रिजर्व्स हैं, पुरानी चीजें, वो भी हम बांटते हैं, किसमें बांटते हैं, पुराने ही पार्टनर्स में बांट देते हैं। हमने उनमें कुछ कुछ को इन डेप्थ पढ़ा, जैसे WCR को इन डेप्थ पढ़ा, IFR को इन डेप्थ पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग, हमने अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड बेड डेप्ट का कंसेप्ट सीखा। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं, और अब हम चैप्टर वाइज चलेंगे। देखो ये जो मैंने चीजें डिस्कस करी ना अभी तक, ये कॉमन थी, ये एडमिशन में भी यही सेम रहेगा कंसेप्ट, रिटायरमेंट में भी सेम रहेगा, डेथ में भी सेम रहेगा, चेंज इन PSR में भी सेम रहेगा। अब मैं आपको जो आगे का कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, वो चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको और अच्छे से समझना है, ये वाले जो टॉपिक्स है ये सब में कॉमन थे। तो देखो अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम करें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड गुडविल का हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, AS 26। तो AS 26 ने बता रखा है कि गुडविल की हम क्या प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, तो थोड़ा सा डिफाइन वगैरह भी पढ़ते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, यानी कि जिसे छुआ देखा नहीं जा सकता, जो एक एंटिटी को प्लेस करती है, प्लेसेस गलत लिखा है ये, विच
प्लेसेस एन एंटिटी एट एन एडवांटेज, एक फायदे पे पुट करती है, ड्यू टू विच फर्म इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सिंपल सी भाषा में बिना एक्स्ट्रा मेहनत के एक्स्ट्रा कमाई जब मैं कमा पाता हूं तो इट इज बिकॉज ऑफ माई गुडविल। यार मैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट के, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा करे कमा पा रहा हूं एक्स्ट्रा, मैं ज्यादा अच्छा कमा पा रहा हूं। नॉर्मली मुझे कमाना चाहिए लाख रुपए, बट मैं 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, ज्यादा गैप हो गया तो सॉरी, बट मैं अच्छा कमा रहा हूं बेसिकली। तो ये क्या होता है, गुडविल का कंसेप्ट होता है। अब जो गुडविल है उसे हम दो प्रकार से बांटते हैं, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है, तो इट इज ऑलवेज गिवन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि परचेज गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड दी होती है, जिसे हम सिंपली कहते हैं बुक्स में हमेशा शो होती है, ठीक है, कि मैंने किसी फर्म की गुडविल खरीद रखी है, तो वो होती है परचेज गुडविल, इसलिए इसका नाम परचेज्ड है क्योंकि मैंने खरीद रखी है। अच्छा, परचेज गुडविल की जब हम बात करते हैं, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहती है फॉर चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। इन चारों ही चैप्टर्स में सेम रहने वाली है। हम इसे सिंपली क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट टू गुडविल। और ये एंट्री अभी आप पीछे भी तो देख के आए, ये रही देखो, जब हमने यहां पे चीजों को बांटा था, लिखा है ना हमने, ये रहा गुडविल, बैलेंस शीट, एसेट साइड, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये हमारी बटती है, ठीक है। तो ये परचेज वो सेम ही है, कहीं आप सोचो अलग है, ये सेम है। तो यहां पे हमने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट में गुडविल को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो हमें इन डेप्थ अलग से सीखना है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो चैप्टर वाइज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अब आते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दी होगी, यानी कि ये बुक्स में शो नहीं होती, ये बुक्स में नहीं दी होती है, बैलेंस शीट में नहीं दी होती। बैलेंस शीट के बाद जो अलग से एडजस्टमेंट्स होती है वहां पे दी होती है। इसकी स्टेटमेंट कई बार ऐसे भी लिखी देखने को मिल सकती है, गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या व्हाटसोएवर इज वैल्यूड एट दिस अमाउंट। तो जब भी आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिले ना, गुडविल इज वैल्यूड एट दिस अमाउंट, तो समझ जाना ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल इज वैल्यूड एट, तो वैल्यूड एट मतलब अभी वैल्यू करी है, पहले नहीं थी हमारे पास, तो अभी वैल्यू करी है, तो भैया हम समझ जाएंगे कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड है। भैया बैलेंस शीट का कैसे पता चलेगा, वो लिखा होता है फिर गुडविल इन द बुक्स, ठीक है, गुडविल एज शोन इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, घनश्याम लिमिटेड, जो भी है। तो अगर इन द बुक्स लिखा है तो वो बैलेंस शीट वाली यानी कि परचेज गुडविल है, और अगर लिखा है इज वैल्यूड एट तो वो हमारी कौन सी, सेल्फ जनरेटेड। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। तो अभी हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं इसकी क्या है, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों चैप्टर में सिंपल सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। एडमिशन चैप्टर में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मल्टीपल केसेस है, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों केसेस में हमारी एंट्री कॉमन है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू या करंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हमारी गुडविल का ये कंसेप्ट है। अब एडमिशन के अंदर हमारा क्या अलग कंसेप्ट है उसको समझते हैं। तो देखो, एडमिशन के अंदर जब एक नया पार्टनर आता है वो दो चीजें लेके आता है। वो कितनी चीजें लेके आता है, दो चीजें। एक पार्टनर है जिसका नाम है सी, ए और बी है, वो उनकी फर्म में हिस्सा लेना चाहता है। तो ए बी ने कहा भाई तू हमारे पास आना चाहता है, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा लोग उतनी अच्छी कमाई, तू भी अच्छा बंदा है। उन्होंने कहा आ जा, सी ने कहा चलो ठीक है मैं आ जाता हूं, बट मैं क्या लेके आऊं। तो यहां पे उन्होंने कहा भाई देख, तुझे अगर चाहिए शेयर इन एसेट्स, तो ताकि हम तुझे अपने एसेट्स में, हमने आज तक ये 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर रखा है जिसमें 1 करोड़ की चीजें हैं, 1 करोड़ में हमारी जमीन आ गई, मशीनरी आ गई, हमारे इक्विपमेंट्स आ गए, फलाना आ गया, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा भाई तुझे हमारे एसेट्स में हिस्सा चाहिए। उसने कहा ऑब्वियसली यार, जब मैं पार्टनर बनूंगा मुझे हर चीज में हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई एसेट्स में हिस्सा चाहिए तो एक काम कर, तू लेके आ कैपिटल। ने कहा ठीक है, इससे मेरे को एसेट्स में हिस्सा मिल गया। लेकिन सी ने कहा यार एसेट्स में हिस्सा तो मिल गया, मैं सिर्फ एसेट्स में हिस्सा थोड़ी चाहता हूं, मैं तो प्रॉफिट्स में भी हिस्सा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिजनेस जो कमा रहा है उस प्रॉफिट्स में भी मेरे को हिस्सा मिले, मैं उनका भागीदार बन सकूं। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए तुझे लेके आनी पड़ेगी गुडविल।
क्योंकि आज हम जो भी कमा पा रहे हैं वो एसेट्स के बलबूते थोड़ी कमा रहे हैं सर। ये थोड़ी कि अब सीधी सी बात है भाई, मेरे पे 1 करोड़ रुपए है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, क्या मैं पहले दिन से कमाने लग जाऊंगा? नहीं, मुझे उस बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा। मैं पहले दिन नहीं कमा पाऊंगा, बट 1 साल बाद जरूर कमा पाऊंगा, 2 साल बाद और अच्छा, 3 साल बाद और अच्छा। जितना पुराना होता जाएगा मेरा बिजनेस, जितनी मैं डेडिकेशन दिखाऊंगा, मेरी कमाई बढ़ती जाएगी। तो यहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया थोड़ी है, सिर्फ ये थोड़ी एसेट खरीदने से आप कमाने लग जाते हो। अरे आपको अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ती है, गुडविल बनानी पड़ती है। तो इन दोनों ने कहा, ए और बी ने, भाई तुझे हमारे प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए, देन यू हैव टू ब्रिंग गुडविल, जिसको हम प्यार से प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, जो कि नया पार्टनर लेके आएगा। तो एडमिशन के वक्त हमारा क्या कंसेप्ट है, अलग अलग कंसेप्ट। अब यहां पे इनको समझते हैं, पीएफजी मतलब समझ गए ना, प्रीमियम फॉर गुडविल है ये। अब इन कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं। तो पहली सिचुएशन सिंपल सी, व्हेन पीएफजी यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। भाई ए और बी ने सी से कहा, एक काम कर, ये पैसे ना हमें अलग से दे दे, यानी कि हम अपनी बुक्स में नहीं कर रही है एंट्री, तू आ जा, बस कैपिटल ले आ, गुडविल का पैसा हमें प्राइवेटली दे दे, बुक्स में खामा खा क्या ये एंट्री करनी। तो अगर प्राइवेटली दे रहा है, जब बुक्स में एंट्री नहीं हो रही, तो कोई एंट्री क्यों आएगी? नो एंट्री विल बी पास, सिंपल, आउटसाइड बिजनेस हो गई ट्रांजेक्शन, तो यहां पे कोई एंट्री नहीं आएगी। नंबर 2 केस, नया पार्टनर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल आया कैश में, एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो वो आया और पैसे लेके आया, तो पैसे लेके आया, पैसा कैश बढ़ रहा है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लेके आया? गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। भैया ये कौन सी एंट्री आ गई? बड़ी सिंपल सी बात है यार। यहां पे अभी हमने क्या देखा, उसे हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट्स में, उसे हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट्स में। अब ए बी दोनों बैठे हैं, सी आ रहा है, बी ने कहा भैया सी आए ना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना प्रॉफिट नहीं दे रहा, मैं अपना हिस्सा नहीं दे रहा, मेरे को पहले 1/3 मिलता था, आज भी मैं 1/3 लूंगा, मैं उससे कम नहीं जा रहा। ए ने कहा चल कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं सी को हिस्सा। तो जो सी गुडविल का पैसा लाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा सी को दे कौन रहा है? क्या ए और बी दोनों दे रहे हैं? जी नहीं, सिर्फ ए दे रहा है। तो गुडविल का हिस्सा किसको मिलेगा? सिर्फ ए को मिलेगा, बिकॉज ए इज द वन हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर इन प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, सैक्रिफाइसिंग नाम क्यों पड़ा है? बिकॉज ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, वो अपने प्रॉफिट्स में सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्योंकि वो अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है, देन ही वांट्स सम कंपनसेशन इन दैट पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसे अपना कंपनसेशन चाहिए, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। तो हमारी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहां पे ए को पैसे मिल गए। भैया अगर ए और बी दोनों कर रहे होते सैक्रिफाइस, तो दोनों दे देंगे, तो दोनों को पैसा मिलेगा। सॉरी, दोनों शेयर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को पैसा मिलेगा। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कैसे निकलती है? पीछे बताया, ओल्ड माइनस न्यू, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। जब प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड मिला, अरे भाई तू नगद में ला या कोई सामान लिया, हमें उससे क्या फर्क पड़ना है? तो कैश की जगह एसेट आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। तो कैश ना लाके कोई मशीन ले आया तो मशीन लिया, हम तो खुश है, हमें तो गुडविल से मतलब है। पैसा आ रहा है, किसी भी लक्ष्मी किसी भी रूप में आए, आनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते। अगला पॉइंट, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुली या पार्शली। भैया इसका क्या मतलब? भाई देखो कुछ खास नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा ना वही चीज है, बस उसको थोड़ा सा एक मोल्ड करा है, ध्यान से समझना। भाई पहले वो पैसा लेके आया कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट, ये दोनों एंट्री पीछे हमने पढ़ी एज इट इज है। अब ये जो नया नया पैसा आया है ए और बी के पास, ये जो नया नया पैसा आया है, तो ये नया पैसा वो या तो अपने पास मतलब फर्म में ही रखें कि भाई फर्म में ही पड़ा रहने दो, ग्रो होता रहेगा, अच्छी बात है, फर्म और ज्यादा कमा पाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, ये पैसा वो घर ले जाए। तो यहां पे अगर वो कुछ पैसा या पूरा पैसा घर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा कम हो रहा है। तो वही चीज लिखी कि अगर वो जो नया नया पैसा आया था वो पैसा लेके चले जाते हैं, तो एंट्री क्या आएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश या बैंक। सीधी सी बात। आई होप यहां तक क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। ये तो नॉर्मल एंट्री है, वैसे ड्रॉइंग्स की तरह ही तो है कि अपना उनकी कैपिटल बढ़ गई थी, अब वो पैसा लेके जा रहे हैं, अब बस ताजी ताजी बढ़ी थी तो इसलिए हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश बैंक लिख दिया। नहीं तो नॉर्मली क्या है,
अगर ए वैसे भी पैसा लेके जाता तो ए कैपिटल टू कैश आ जाता। ठीक है, आगे बढ़े। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का वो एक हिस्सा ही ला पाए, भाई सी ने कहा यार गुडविल का तुम मांग लो 10 लाख रुपए, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ए बी ने कहा यार ऐसे कैसे, पैसा नहीं, हम क्या करें, ये तो तू भी मानता है तेरे 10 लाख बनते हैं। सी ने कहा हाँ यार मानता हूं मैं, जितना अच्छा कमा रहे हो जो चीज है 10 लाख रुपए बनते हैं और मैं जुड़ना भी चाहता हूं, बट मेरे पास यार पैसे की कमी है। तो ए बी ने कहा यार ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सी ने कहा यार देख लो कुछ हो सके। तो यहां पे क्या करा, यहां पे ए और बी ने कहा चल कोई बात नहीं तू आ जा, हम तेरी जो कैपिटल है ना या करंट है ना उसको नेगेटिव कर देते हैं, और जो धीरे धीरे जो तू प्रॉफिट कमाएगा ना उसमें तेरा एडजस्ट करते जाएंगे। ध्यान से समझना, हमने कहा सी को तू आ जा, आने वाले सालों में जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें तेरे को प्रॉफिट कम मिला करेगा, तेरा बनता जितना है ना उसमें से हम पैसे काटते जाएंगे। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ भाई, क्योंकि वो हिस्सा ला रहा है, हिस्सा ला रहा है यानी कि कुछ तो लेके आ रहा है, तो जितना ला रहा है तो उसकी एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो वो नहीं ला पाया उसके लिए हम करते हैं इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, कि हमने उसके करंट को डेबिट कर दिया। डेबिट में क्या हो रहा है, नेगेटिव कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, जब भी कोई कमाई होगी उसका करंट अकाउंट कम होता जाएगा, तो उसकी कमाई उसके हाथ में ना मिलके पहले उसके करंट से एडजस्ट होगी, जब ये नील हो जाएगा फिर उसकी कमाई उसके पास जाएगी। तो यहां देखो जितना वो गुडविल लेके आया वो यहां पे, जो गुडविल नहीं ला पाया वो यहां पे, और इन्हें तो पूरा पैसा मिल गया, ये तो अपना मौज काट ही रहे कि भैया हमें तो हमारा हिस्सा मिल गया। तो ये चीज हुई है। लास्ट सिनेरियो पे आते हैं, व्हेन नो प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर। भैया वो कुछ लाए नहीं, अरे लाया नहीं तो पहली एंट्री कट हो गई, जब वो लेके नहीं आया तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कट जाएगा, और सेकंड एंट्री में भी प्रीमियम फॉर गुडविल हट जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है, जो वो पैसा लेके आ रहा है। तो बचेगी क्या, बस यही तो एंट्री बची, तो वही लिखी है मैंने, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। हमारे 6 केसेस थे जिनको हमने 1 बाय 1 देखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट देखा, जिससे रिलेटेड मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। अच्छा, इससे रिलेटेड वैसे मैंने डिस्कशन भी कर रखी है अपनी जो 1 मार्कर की सीरीज थी वहां पर, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी में जो क्वेश्चंस हों वो अच्छे से करना रिवैल्यूएशन के। अपार्ट फ्रॉम दिस WCR के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, IFR के क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिफरेंट केसेस डिस्कस हो रहे हैं, एंड गुडविल के क्वेश्चन होंगे जिसमें डिफरेंट केसेस जो अभी हमने पढ़े उनसे तरह तरह के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ी सी आज की क्लास शायद से लंबी जा सकती है, बट एक टॉपिक और करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं दैट इज आवर हिडन गुडविल। हिडन गुडविल या फिर इसको हम प्यार से इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं। तो ये क्या है, अच्छा यहाँ पे ये जो हम गुडविल सीख रहे हैं ना, एडमिशन में इसकी कैलकुलेशन अलग है और रिटायरमेंट में अलग है, रिटायरमेंट या डेथ में अलग है, तो इसे ध्यान से समझना। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपको क्या गुडविल के अमाउंट ही नहीं देंगे, बट मैंने कहा भाई जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो 2 चीजें लेके आएगा, एक तो अपना शेयर इन एसेट्स के लिए कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए गुडविल। अब क्वेश्चन ने गुडविल बताई नहीं, तो क्वेश्चन अगर गुडविल बता ही नहीं रहा कि कितनी है, उस गुडविल इज वैल्यूड एट लिखा ही नहीं कहीं पर भी, तो अब हमें यहाँ पे हिडन गुडविल का पॉइंट देखना है। यार यहाँ तो गुडविल छुपा के दे दी, अब गुडविल हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें खुद और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक तो गुडविल दे रहे थे वो। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 नंबर में बन सकता है। आज की क्लास में जितने भी हमने टॉपिक करे ना, हर टॉपिक से 3 या 4 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं हमारे, तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। और ये जो 3 से 4 नंबर है ना, जिस बच्चे ने कंसेप्ट पे ग्रिप बना रखी है, मुश्किल से 5 मिनट में वो बच्चा ये क्वेश्चन कर देगा, यानी कि आप 4 नंबर गेन कर जाओगे सिर्फ 5 मिनट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा देखो, अब यहां पे अगर हिडन गुडविल है तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं, तो यहां पे हमारे 3 स्टेप्स रहते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है नेटवर्थ, या फिर जिसको हम प्यार से टोटल कैपिटल भी कह सकते हैं, जिसमें हम गुडविल को इंक्लूड करते हुए कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे निकलती है, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर जो सी आ रहा है वो लेट से 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और वो लेके आ रहा है 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए वो 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख इंटू 1/4 का रेसिप्रोकल यानी कि 4/1, 4 लाख रुपए। तो वो 4 लाख रुपए हमने मान ली टोटल कैपिटल। और दूसरा फॉर्मूला लगाना है, अब दोबारा हमें टोटल कैपिटल निकालनी है बट दूसरे फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर आप देखो यहां पे हमने क्या करा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ली हमने,
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने के बाद, WCR IFR वगैरह एडजस्ट करने के बाद, या और भी कोई आइटम अगर वहां पे दे रखा है तो वो सब एडजस्ट करने के बाद का हमें कैपिटल चाहिए, जिसे हम एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। इसमें हम प्लस करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, यानी कि 1 लाख रुपए ऊपर भी नीचे भी आएगा। इसमें हम प्लस करेंगे अगर कोई रिजर्व्स वगैरह वो वैसे ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वो बांट दिए थे, लेकिन अगर हमने बांटे नहीं तो उसे भी ले लेंगे। फिक्टिशियस सेट और नॉन ट्रेड को हम हटा देंगे। तो इन सब से हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल दोबारा निकाल लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर देंगे। तो हमने स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करा तो हमारे पास आ जाएगी फर्म्स गुडविल। याद रखना है, ये सी की गुडविल नहीं आई है, ये गुडविल किसकी आई है, फर्म की गुडविल आई है। अब फर्म की गुडविल में हम वापस से 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सी की गुडविल, और फिर हमारी एंट्री आ जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, गेन टू सेक्रीफाइस क्यों हुई, एडमिशन का चैप्टर है ये तो, क्योंकि यहाँ पे हिडन गुडविल है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो गुडविल नहीं लेके आया है, तो नहीं लेके आया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की ही एंट्री आएगी। आई होप क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से करना। ना समझ आए या आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं तो वो भी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे। अच्छा, एडमिशन में तो हमने सीख ली हिडन गुडविल, रिटायरमेंट में भी तो देख लें। तो हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल अगर रिटायरमेंट का केस है तो यहां पे क्या करेंगे, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल वेयर फाइनल अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज मोर, जहां पे हम रिटायरिंग पार्टनर को ज्यादा पैसा दे रहे हैं देन द अमाउंट जितनी उसकी बनती आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यानी कि यहां पे क्वेश्चन क्या कहेगा कि भाई जो हमारा एक पार्टनर है बी, वो रिटायर कर रहा है और उसे हमने दिए 10 लाख रुपए, और उसी क्वेश्चन में साइड में एक कोने में लिखा होगा कि भैया जो बी का पैसा बनता है ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो बनता है 7 लाख रुपए का। वो बनता है कितना, 7 लाख रुपए का। तो यार मैंने तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, अब 3 लाख रुपए हम क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बनते उसके 7 हैं, दे उसे 10 रहे हैं। तो यहां पे वही कहा, ये आपका जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए ये क्या हो गई, उसकी गुडविल हो गई, उसे गुडविल के लिए कंपनसेट कर रहे हो। तो देखो, तो रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, जो रिमेनिंग कह रहा हूं सॉरी रिटायरिंग पार्टनर, हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, जो हमने अमाउंट पे करी 10 लाख रुपए, अमाउंट ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसके बनते कितने 7 लाख रुपए, माइनस कर दोगे तो हमें पता चल गया उसकी गुडविल का, ये फर्म की नहीं है, ये उसकी गुडविल है। और एंट्री क्या आएगी, गेनिंग टू रिटायरिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, और रिटायरिंग के अलावा भी अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो वही आया गेनिंग रेशियो, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप यहां तक क्लियर है। तो यहां तक हमने आज काफी सारे टॉपिक्स करे, मानता हूं आज की थोड़ी सी लंबी हो गई है क्लास, थोड़े ज्यादा टॉपिक्स कर लिए, लेकिन ओवरबर्डन फील नहीं करना है, ध्यान से समझना। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसे थोड़ा आराम से प्यार से समझने की कोशिश करना। और आई होप आप मेरी वीडियो 2x पे नहीं देखते हो, कुछ बच्चों को आदत होती है, मैं ऑलरेडी 2x में पढ़ाता हूं, तो मेरी वीडियो को 2x पे देख के तुम 4x पहुंच जाओगे। तो इसलिए आराम से उसे समझना, देखना, कहीं भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी आए तो टेलीग्राम ग्रुप के चलते आप मेरे से डाउट्स भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने एडमिशन रिटायरमेंट वाला जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली डे 5 में मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पे हम सारी चीजें मिक्सअप करके देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को करना सीखेंगे कि कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।